सामान्य तौर पर जो सरकारी कर्मचारी होता है, ये अपनी ज़िंदगी के ठर्रे में रहता है। वो बहुत जल्दी बुज़ुर्ग हो जाता है। आप 40 साल के आस-पास देख लीजिए, बहुत हुआ 45। 45 साल के बाद होता है, जो ढर्रे में होता है, अजीब-सा मासूमियत जैसे उसके चेहरे पे आ जाती है, हँसी गायब हो जाती है। लेकिन पत्रकारिता उससे अलहदा है, अगर आप वास्तव में पत्रकारिता के तौर पे कर रहे हैं तो। पूरे जिजीविषा के साथ जिंदा रहते हैं। हमारे साथ हैं शीतल पी सिंह। शीतल पी सिंह 41 साल तक पत्रकारिता की है, उम्र हो चुकी है 65। यानी सामान्य तौर पर जो आदमी बुढ़ा हो जाता है, वहां तक ये नौकरी अपना मतलब व्यवसाय कर चुके हैं। शुरुआत कैसे हुई बताएंगे शीतल सिंह। शीतल जी, क्या है जिंदगी? आप जीवंत हैं, जैसे हम लोग खांचे में हैं, उसी 65 के आसपास घूम रहे हैं। ये जिंदगी इस तरीके से इतना खुशनुमा मैं तो हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हम दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं कि जिंदगी किस तरीके से हम लोगों ने जिया है और कैसे जिया है, और क्या दूसरे के मुकाबले हम कहाँ हैं। ये बात दोस्तों में बहुत होती है, समउम्र लोगों में बहुत होती है। देखिए, बहुत ही कठिनाइयों भरा बचपन था हम लोगों का। मेरे पिता एक तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी थे, जिनके पास 3 बच्चे थे। मेरे बाद मेरा छोटा भाई, मेरी बहन और परिवार था, और एक संयुक्त परिवार भी साथ में था, जिसको भी उन्हें हेल्प करना थी उस छोटे सी नौकरी में। तो होता है कि इस तरह के परिवारों में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसको उम्र से पहले उम्र लग जाती है। यानी उसके दिमाग में वो चैलेंजेस आने लगते हैं कि हमें सफल होना है कथित तौर पर, या नौकरी हासिल करनी है, या कमाना है, उसे बहुत मोटे टर्म में एक है। उसी में अगर आपके पास सामंतवादी बेड़ियां भी हों, जैसी मेरे साथ थी। संयुक्त परिवार में हमारे दादाजी जो थे, उनका ऐसा रौ था कि हमारे पिता वैसे 5 भाई थे, लेकिन जब वो होते थे तो मुझे अपने बचपन में याद है कि इनमें से कोई भी उनके सामने चारपाई पे नहीं बैठता था, जबकि ये सब 50-50 साल और उससे ऊपर के भी लोग थे। तो वो उस पुराना सामंती ढांचा था। ऐसे ही एक दौर में उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, और मेरे एक छोटे चचेरे भाई की भी 2 शादियां एक साथ एक सीजन में तय कर दी, और एक एक पोस्ट कार्ड लिख के भेज दिया दोनों परदेसी अपने लड़कों को, जिसमें एक मेरे पिता थे कि फलाने मंथ में थोड़ा पहले आ जाना, शीतल की शादी तय कर दी है, तो उम्र क्या थी? केशव की शादी तय कर दी है। हम दोनों 19-20 में थे, छोटी सी उम्र थी। लेकिन उसी उम्र में गांव की साधारण परिवारों की शादियां हो जाया करती थी, मुझसे भी कम उम्र में हो जाती थी। 10वीं का दाखिला होते या 10वीं पास करते करते लड़कों की शादियां हो जाती थी। कई बार और जल्दी शादी होने पे गौना थोड़ा लेट होता था। तो नॉर्मल तरीके से तो पता चला 20 साल में, 19-20 साल में हम शादीशुदा हो गए। नॉर्मल थे, 21 साल में पिता बन गए। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक और एक संघर्षशील लोअर मिडिल क्लास की फैमिली, अनेक जिम्मेदारियां, अनेक चीज़ें, और एक बोझ कथित तौर पर कमाने का। लेकिन उस समय तक जब शादी हुई, मैं छात्र आंदोलन में शामिल हो चुका था, और वामपंथी छात्र आंदोलन सीपीएम। सीपीएम से भी कह सकते हैं, एक जनरल लेफ्ट ओरिएंटेशन उस जमाने में छात्र आंदोलनों का होता था। हाँ, वो बाद में सीपीएम से जुड़ा, तो उसमें 5-6 साल मैंने काम किया। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं शादी जल्दी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल का वक्त आ गया, पैसों की ज़रूरत थी, और वामपंथी राजनीति में असंभव था सरवाइव करना। क्या करें, नौकरी के वक्त में आंदोलन कर रहे थे। तो जो एक इमीडिएट आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम जो हो सकता था, वो उस लिहाज से आए पत्रकारिता में। झूठी क्रांतिकारिता की कोई बात नहीं करूंगा, अपने विचार अपने साथ थे, लेकिन आए एक जिजीविषा के लिए संघर्ष करते हुए रोटी कमाने। अब पता चला क्या कर सकते हैं। एक आजमगढ़ का अखबार था, देविल दैनिक, वो अपना निकाला करता था, तो उसको कुछ संपादकीय पेज वेज पे लेख वेख लिखने होते थे, जगह भरता था। वो एक्चुअली विज्ञापनों पे काम करता था, उसके लिए लिखा, बहुत छोटे पैसे मिलते थे। उसी दौरान बाराबंकी में, मेरा ख्याल है 84 की बात है, दंगा हो गया था। और मैं कभी कभी क्या करता था, अनुवाद का कुछ काम कर देता था, और वो काम मैं अमर उजाला में भेजता था। एक वहाँ वीरेन डंगवाल नाम के अद्भुत अद्भुत व्यक्ति थे, उनका मेरे जीवन में बहुत बहुत ही असर है, और उनकी बात करने पे दुख हो जाता है, क्योंकि वो नहीं रहे और कैंसर ने उनको ले लिया। तो वो बहुत ही नेक और क्या आदमी थे वो। तो वो मुझे समझते थे, हमारी
आप कह सकते हैं वामपंथी राजनीति के एक सज्जन ने मेरा रेफरेंस उनसे दिया था, तो उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए मुझे चीनी कविताओं के अनुवाद का काम दे रखा था। हमें भी काम दिया था उन्होंने जी, तो मैं उनको भेजता था, उससे हफ्ते में 10 दिन में जब वो हफ्ते का अंक निकाला करते थे तो उसमें से कुछ पैसे मुझे उससे मिल जाते थे। ये सर्वाइवल का, यानी देवल दैनिक के संपादकीय पेज पर कुछ मटेरियल जुटाना जो फर्जी नामों से छपता था, कभी मेरे नाम से वहाँ नहीं छपा, लेकिन उससे कुछ पैसे मिलते थे, उनके यहाँ जाके मैं कराता था। और कुछ काम ये था, बस इतनी 2 चीज़ें मेरे शुरुआत में 83-84 में कब कर गुजरी पता नहीं, लेकिन उसमें एक मौका मिला जब ये दंगा हो गया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस ज़माने में फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। देवल दैनिक ऑफिस में उनका फ़ोन आया, मुझे यही याद पड़ता है कि ये दंगा तुम कवर कराओ, क्योंकि और हमारा जो संवाददाता है वो, उन्होंने कहा कि वो सब दूसरी तरह से चीज़ों को लेते हैं। अच्युतानंद मिश्र, सुभाष नहीं, दवे, वो लोग तो खैर ब्यूरो में थे, वहाँ बाराबंकी में जो भी संवाददाता रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि तुम कराओ और तुम्हारा जो है तुम TADA का भी दे देना, मैं पास करा दूंगा, लेकिन तुम करके आओ। तो मैं गया, मैंने बाराबंकी के दंगे पर एक बना के रिपोर्ट उनको भेजी। उन्होंने उसको एडिटोरियल पेज पर लिया, और इसलिए कि एडिटोरियल पेज पर अमर उजाला में लेने पर थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते थे अनुवाद वगैरह की तुलना में। तो उन्होंने मुझे, मतलब मेरा TADA उसी में जुड़वा के, उस ज़माने में हम लोग बस से जाते थे, कोई TADA ऐसा नहीं कि टैक्सी का बिल था, तो वो उन्होंने हमें मेरा ख्याल है वो सबसे अच्छा पारिश्रमिक उस पे आया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है ना, तुम तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो, एक दिन आ जाओ बरेली से उन दिनों ये सब होता था। मैं बरेली पहुंचा, उन्होंने अतुल थे, उनसे मेरी मुलाकात कराई, बताया, और अगले दिन मुझे नौकरी पर रख लिया गया, बरेली में ही। और उन्होंने, चूंकि मैं अनुवाद का काम करता रहा था, तो उन्होंने मुझे उस जमाने में ये UNI PTI ये सब अंग्रेजी में ही इनके वो आते थे, और डेस्क पे इसका अनुवाद करके खबरें हिंदी में और मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में चलाई जाती थी, यानी एक ही भाषा की उस जमाने में एजेंसीज होती थी। बाद में सब इनमें हिंदी वगैरह का और स्थानीय भाषाओं का प्रवेश हुआ, तो उस जमाने में मुझे डेस्क पे रख लिया गया, और मुझे छोटी छोटी खबरें, वहाँ एक साहू जी थे जो उनके न्यूज़ एडिटर थे, तो वो सबको बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखते थे। हाँ, लोग उनको खड़ूस कहते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत से मैं उनका प्रिय बन गया, तो फिर मुझे बड़ी बड़ी खबरें भी देने लगे और विश्वास करने लगे कि अमिताभ मिश्र वगैरह भी वहाँ हुआ करते थे। तो हाँ, त्रुटि नहीं करूंगा। सुभाष गुप्ता थे, बिल्कुल, अमिताभ थे। हम सब एक ही मकान में एक जगह रहते प्रेमनगर में। और एक और राजेश थे, अच्छा, जो बाद में कई जगह संपादक हुए, राजेश त्रिनेत। हाँ, ये हम सब लोग प्रेमनगर में प्रेमनगर के एक घर में रहते थे, थाने के ठीक सामने। जी, तो 6 महीने करीब मैंने वो ये काम किया, और उससे मुझे मतलब अनुवाद करने में थोड़ी सी प्रवीणता भी हुई, खबरों का अनुवाद कैसे किया जाए, मेरा काम इम्प्रूव हुआ और साहस भी बढ़ा। और उससे फिर प्रभावित होके अतुल अग्रवाल जी ने उनसे पूछा, मेरे बारे में राय ली साहू जी से, तो उन्होंने मेरठ का एडिशन शुरू करना था, तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरठ जाके यही काम जो यहाँ साहू जी के नेतृत्व में कर रहे हो, ये वहाँ तुम्हें अपने नेतृत्व में कराना है, तो तुम्हें हम वहाँ पहला अपॉइंटमेंट करके भेज रहे हैं, तुम्हारे लिए घर वहाँ ले दिया गया है, और तुम जाके मेरठ में जुटो। उसके बाद मेरठ का एडिशन निकालना था। मेरठ तबादला हो गया, मैं आ गया एक मोहल्ले में जिसका नाम था ब्रह्मपुरी। मुझे बताया गया मेरठ में बहुत दंगे होते थे उस जमाने में, दंगों का अतीत था कि वो हिंदुओं का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मोहल्ला है, ये बताया गया, और उसमें कोई मुसलमान नहीं रहता। ये पहली खबर मेरे सामने थी, ये सूचना के तौर पर, जिस मोहल्ले में मैं गया, ब्रह्मपुरी मुझे याद है अच्छी तरह से। दूसरा, मैं होटल में खाना खाने जाता था तो वहाँ चावल नहीं बनता था। हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के, चावल जरूर खाने में होना चाहिए, वहाँ पश्चिम में चावल तो रेयर, मतलब सामान्य होटलों में, हम बहुत साधारण होटल में खाना खा सकते थे, बहुत थोड़े पैसे थे, तो वो सिर्फ रोटी देते थे और दाल वाल सब्जी। खैर, ये सब वहाँ के अनुभव रहे, काम शुरू किया। इस बीच संयोग या दुर्योग, इसको क्या कहा जाए, एक आध बार अतुल अग्रवाल और बीरेन डंगवाल जी आते थे, पूछते थे काम की प्रगति वगैरह, उसको सलाह देते थे, कुछ मैं उनके लिए कर रहा था, तो मुझ पर वो भरोसा करने लगे थे, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा एक प्रमोशन एकदम लगभग न्यूज़ एडिटर का, तो न्यूज़ एडिटर का रूप मुझे मिलने वाला था। 6 महीने में इतनी तरक्की बहुत। रामेश्वर पांडे वहाँ आ चुके थे? नहीं, सबसे पहला व्यक्ति मैं था। अच्छा। और सब मैं शुरुआत ही कर रहा था, उसके बाद दूसरे टेक्निकल वगैरह स्टाफ के लोग आ गए थे, एडिटोरियल में सिर्फ मैं बैठता था। यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन उसी समय दिल्ली से जनसत्ता में और चौथी दुनिया नाम की एक अखबार की वांट निकली, जो निकलने वाला था।
तो मैंने दोनों जगह अप्लाई कर दिया, क्योंकि क्षेत्रीय अखबारों में काम करने वाले हमेशा राष्ट्रीय प्रेस में जाने का स्वप्न देखा करते हैं। उनमें आपसी बातचीत भी यही होती, मेरे मन में भी वो सब था स्वाभाविक तौर पर। दोनों जगह मैंने परीक्षा दी और वहाँ ये हुआ कि जनसत्ता में उन्होंने कहा कि हाँ, आपको हम चंडीगढ़ में हमारा एडिशन शुरू हो रहा है, वहाँ रख सकते हैं, दिल्ली में तो नहीं जगह है। दिल्ली में अमर उजाला से उस समय तक 2 लोग जा चुके थे, मुझसे पहले वो लोग रहे होंगे, और बाद में मुझे वहाँ पता चल गया था कि विपिन धूलिया थे और एक शाह थे, एक उनका नाम मुझे स्लिप हो रहा है, अच्छे सुभाष धूलिया, एक तो धूलिया थे, सुभाष नहीं, दूसरे विपिन धूलिया, और एक और शाह साहब थे। तो ये 2 लोग, ये 2 लोग वहाँ जा चुके थे। थोड़ा खराब था जी, एक उपरेती भी थे, 3 लोग यहाँ से जा चुके थे। और तो ये बात हुई, और चौथी दुनिया में मुझे ये रिस्पांस मिला। चौथी दुनिया रविवार से निकले हुए एक मतलब संपादकीय ग्रुप ने, बड़े सीनियर लोगों ने ये अखबार शुरू किया था। उसमें उन्होंने कहा कि वो मुझे लखनऊ दे सकते हैं भविष्य में, जल्दी ही, पहले शुरू में कुछ दिन डेस्क पे वहाँ रहना होगा उनका। तो दोनों जगह हुए था, तो मैंने चुनाव चौथी दुनिया में रामपाल सिंह और नकवी वगैरह, राम कृपाल जी वहाँ मुख्य थे और कमर वहीद नकवी प्रमुख थे। वैसे सुभाष अखबार के संपादक संतोष भारती थे। और तो ये सब बड़े नाम पत्रकारिता में उस जमाने में बहुत बड़े नाम थे। तो इनके साथ काम करने का, और वहाँ एक अरविंद कुमार सिंह मुझे थोड़ा सा जानते थे, मैं भी उन्हें थोड़ा सा जानता था। कुल मिला के ठाकुरवाद चल रहा था, और मैंने जो है उसको स्वीकार कर लिया, चौथी दुनिया को। तो स्वीकार करने के बाद मैंने कुछ दिन वहाँ काम किया, क्राइम मेरी बीट थी, कुछ महीनों मैंने काम किया, उसके बाद उन्होंने मुझे लखनऊ भेज दिया। ये शुरुआत हुई, राष्ट्रीय प्रेस मिल गया, लेकिन इस बीच कड़वाहट ये हुई कि जब मैंने अमर उजाला छोड़ा तो वो बहुत तकलीफ का वक्त था। मैं मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अतुल का सामना करूं, क्योंकि उन्होंने बड़ा विश्वास किया था, नौकरी बुला के दे दी थी, और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरिट एडिशन की वो दे रहे थे, प्रमोशन तुरंत दे रहे थे। जाहिर है मेरे पैसे वैसे भी बढ़ते, और मुझे दूसरा एक मौका मिल गया, मैं उसे छोड़ना चाह रहा था। तो मैंने ये डंगवाल साहब से अपनी बात शेयर की थी, और डंगवाल साहब इतने बड़े आदमी थे कि देखिए उन्होंने नौकरी लगवाई थी, और उनका रोज का अतुल के साथ उठना बैठना था, उनके लिए ज्यादा ये मॉरल क्वेश्चन था। उन्होंने एक पल नहीं लगाया, कहा कि तुम तुरंत जाके दिल्ली ज्वाइन करो, मैं सब संभाल लूंगा। और उसके अगले दिन या 2 दिन बाद अतुल आए थे वहाँ। अतुल की कार में ही उन्होंने कहा चलो शीतल को खाना खिलाते, एक खबर है। तो ये लोग ले गए, मुझे खाना खिलाया किसी अच्छे होटल में। उस लिहाज से उस जमाने तक मैंने उस तरह के अच्छे होटल में नहीं खाना खाया था। और वहाँ उन्होंने, डंगवाल साहब ने अतुल को ये डिस्क्लोज किया। अतुल बड़े निराश हुए, और उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई पैसे की बात है तो मैं उन लोगों से ज़्यादा पैसा दे दूंगा, लेकिन छोड़ो मत तुम, मैंने तुम पर कुछ सोचा है यहाँ काम करने को लेकर। तो मेरे पास तो हाँ ना कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन डंगवाल साहब ने मेरी ओर से मेरी पैरवी की। उन्होंने कहा कि अतुल इसको जाने दो, और सबको ऐसे मौके नहीं मिलते, इसको तो कहा मौका ये भी है। डंगवाल, दोनों में तर्क हुआ, लेकिन डंगवाल साहब ने अपनी बात पर, अपने फैसले पर और अपने रिश्ते पर इस लेवल तक अड़े रहे, इसीलिए उनका जिक्र करते हुए भावुक हो जाता हूँ। ये सब जीवन है। फिर उनसे मुलाकात, मुझे भी बहुत सहारा दिया उन्होंने। दुर्भाग्य से उनसे मुलाकात तब हुई जब वो इस बीमारी से पीड़ित हो गए थे। नहीं, उसके बाद बहुत मुलाकातें हुई वैसे नहीं, तो उनकी मृत्यु के 4 दिन पहले मैं दिल्ली में उनसे मिला था। मैं उनकी, ये एक संतोष है कि मैं उनसे मिल सका था मृत्यु से पहले, ये संतोष। मुझे उन्हें एक शर्ट दिया, गिफ्ट किया था। अच्छा, चलो तुम्हारा भी उनसे अच्छा अनुभव है, मेरा भी है। तो जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं। फिर मैं रहा चौथी दुनिया में, जब तक चौथी दुनिया चला और संतोश भारती चुनाव लड़ने चले गए थे, तो उसमें थोड़ा उसमें गतिरोध हुआ। उसके बाद भी मैंने चौथी दुनिया को नहीं छोड़ा। फिर मुझे इंडिया टुडे, जब हिंदी उन्होंने शुरू किया था, वर्नाकुलर अपना एडिशन। क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा नहीं, चौथी दुनिया में को सब छोड़ के चले गए थे। एक्चुअली इसको सब बंद करना चाह रहे थे, क्योंकि संतोष भारती मुरारका करना चाहते गए थे। संतोष भारती, अब पता नहीं, लेकिन चूंकि जो इसके नायक थे, संतोष भारती, राम कृपाल सिंह, कमर वहीद नकवी, सब उससे, संतोष भारती ने उस तरह से नहीं छोड़ा था, लेकिन वो दूसरी जिम्मेदारियों में राजनीति की चले गए थे।
रामकृपाल जी और नकवी जी ने छोड़ दिया था, जो असली उसके सूत्रधार थे। एडिटोरियली सब यही लोग देखते थे, और उसमें आंदोलन एक हो गया था आपस में। तो बहुत सारे उसके जो कर्मी थे वो भी दूसरे अखबारों में चले गए थे, तो बहुत कम लोग वहां बचे थे। और जबकि क्रीम आती थी, एक मुझे हेडिंग याद है कि चंचल ने हेडिंग लगा दी थी कि व्यास ने चड्डी में पत्रकारिता। अरे जाने कितनी उसने, चौथी दुनिया एक उतने दिन का इतिहास है, एक साप्ताहिक ब्रॉडशीट हमने बहुत लिखा उसमें। हाँ, बड़ा था, और हम लोगों ने जो चाहा वो उसमें लिखने की आजादी थी, और उन्होंने हौसला दिया। एक्चुअली तो पत्रकार, भले ही मैंने उसमें बहुत कम लिखा है, मैं बड़ा कामचोर पत्रकार था, और उसकी दूसरी वजह भी है जिसका मैं यहाँ कोई जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, जब मैंने जो लिखा साधुवाद के साथ छापा, एक खबर को छोड़कर, और वो खबर एक जमाने में थी, वीर बहादुर सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। वीर बहादुर सिंह से हमारे संपादक जी के, यानी संतोष जी के, बड़े निजी रिश्ते थे। वीर बहादुर सिंह पर मैं एक बड़ी खबर मुझे मिली, और मैंने वो खबर की। उसे लखनऊ में कोई छूने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जमाना आ चुका था कि जब इंफॉर्मेशन डायरेक्टर पत्रकारों को पटा लेने में सफल होते थे, आज की तरह डराने में नहीं, पटा लेने में सफल होते थे, और यहाँ कोई अखबार उस खबर को छूने को तैयार नहीं था, और दिल्ली में भी उनके बहुत संपर्क थे। तो मैंने वो खबर की, भेजी, मुझे कहा गया कि वो लग रही है, लेकिन उस अंक में मैंने देखा कि यूपी का 7 लाख रुपए का, उस जमाने में बहुत बड़ा होता था, रंगीन पृष्ठों का विज्ञापन छपा, और मेरी खबर नहीं छपी। किसका विज्ञापन था? सूचना विभाग का। हाँ। मतलब वो खबर जब लग रही होगी तो हमारे एडिटोरियल से संभवतः संपादक जी ने, या मैं किसी का नाम क्या लूं, लेकिन समहाउ ये हुआ उसमें। इस उम्र में अगर हम लोग सच नहीं बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, मुझे पता ना होना चाहिए किसने किया, पता नहीं है कि किसने किससे, तब भी कौन कौन हो सकता है। मैं सिर्फ संदेह कर रहा हूँ। हाँ, कौन है? कि भाई वीर बहादुर जी के, मैंने कहा कि हमारे संपादक जी से रिश्ते थे, हो सकता है उन्होंने कहा हो फोन करके इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को कि भाई तुम लोग क्या देखते हो, ऐसी बड़ी बड़ी खबरें आके दिल्ली में छप रही हैं, और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर के तोते उड़ गए हो। अशोक प्रियदर्शी नाम के सज्जन उस समय इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर थे, मेरे बड़े दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा हो कि अरे भाई साहब उसको रोकिए, किसी भी तरह से मेरी नौकरी चली जाएगी। तो और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, देख लीजिए, और उन्होंने 7 लाख रुपए का उस जमाने में कलर्ड 4 पेज का विज्ञापन भेज दिया, और उस अंक में उसकी जगह विज्ञापन छप गया, वो खबर नहीं छपी। मैंने रामकृपाल जी से पूछा, तो उन्होंने तंज में कहा, चूंकि वो न्यूज के आदमी थे, कहा विज्ञापन नहीं देख रहे हो, अखबार का रंग नहीं देख रहे हो। मतलब उन्होंने उधर से कहा मैंने लगा दी थी, तुम्हारी खबर लीड जा रही थी। तो खैर, तो ये इसमें इस पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें खेल संतोष भारती का था, क्योंकि नकवी जी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, नकवी जी ऐसा बिल्कुल नहीं, नकवी जी पर, नकवी जी को शायद ये बिल्कुल पता भी नहीं था, संतोष जी को ही पता था। वो सॉरी, रामकृपाल को पता है, और करवाया होगा संतोष भारती। संतोष जी ने, और प्रबंधन में कुछ लोग थे, हो सकता है उनमें से किसी ने, अब मैं किसी को, उनको, चूंकि मेरे पास ये सूचना नहीं किसने संपर्क किया, लेकिन ये हुआ, एक ये घटना थी। तो खैर हो जाता है। इसके बाद मैं इंडिया टुडे में था। इंडिया टुडे में मैंने करीब 6-7 महीने काम किया, और वहां भी एक स्टोरी फंस गई। वो लाइफ, वो मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर स्टोरी है, मैं उस पर गर्व करता हूँ, और उस फैसले पर भी गर्व करता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी थी, यहाँ अयोध्या में मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलाई थी, शैलेश थे निदेशक जी, और उस गोली कांड में कई कारसेवक मारे गए थे। उसको लेके जो प्रेस था लखनऊ का, उन दिनों हिंदू प्रेस हो गया था, और राष्ट्रीय प्रेस भी उसी तरह से एक्ट कर रहा था, और बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में खबरें दी गई थी। मुझे बताइए कितने लोग मारे गए थे अयोध्या में? देखिए, सरकार के पास जो एग्जैक्ट आंकड़ा है उसमें 27 से 28 लोगों की संख्या पुष्ट हो पाई है। तब से भाजपा की भी कई बार सरकारें बनी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 28 की जगह 72 निकला हो। 28 की जगह 29 भी हमारे पास नहीं है। सपा समाजवादी पार्टी के उस समय भी नेता थे, आज भी नेता है, जयशंकर पांडे, वो कहते हैं 17 लोग मरे थे उस समय, ऑन स्पॉट की बात वो कहते हैं। वो 13-14 लोगों की मृत्यु हुई थी अस्पतालों में और मोर्चरी में, जो हमने देखा था। कई लोग ऐसे घायल थे जिन पे खतरा था कि मर सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में ये हुआ कि वो यहाँ गोली लग के भाग गए और घरों पे जाके मरे, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत कोशिश करने पर भी ये संख्या 27-28 आती थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट 3 महीने बाद जारी की, जिसमें 62 लोगों की लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट है, ये भी कहा, दावा किया कि पहली लिस्ट है, हमने देश भर से जुटाई है। मैंने उस लिस्ट को चैलेंज किया था, वो स्टोरी इंडिया टुडे में नहीं छप सकी थी, तो फिर मैंने फ्रंट लाइन में निक नेम एसपी सिंह से
और उनके संवाददाता वेंकटेश आप छुपा रहे हैं चीजों को, आप छुपा रहे हैं। ये बताइए, जो लिख करके आपने प्रभु चावला थे उस समय, वो आपको कॉपी दी, उसमें क्या हुआ, जरा ये बताइए। मैं भाई इस पर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं सिर्फ ये कहूंगा, हाँ वहां नहीं छपी। मेरी पास जानकारी ये है कि उन्होंने लिख करके दिया था और उन्होंने कई दिनों तक उन्होंने, क्या आपको मैं अब इनको इस पर उनको बरी करता हूँ किसी भी नहीं कीजिए, लेकिन मुझे तो बोलने का मौका दीजिए ना, आप मत बोलिए। जो मेरी जानकारी है कि आपने लिख करके प्रभु चावला के पास कॉपी दी और उसको कई दिनों तक किया, आपने बार बार टोका, उसके बाद एक बार ही नहीं कई बार बहुत बेइज्जत किया आपको प्रभु चावला ने, और आपने पत्रकारिता छोड़ दी। पत्रकारिता नहीं छोड़ दी मैंने, वो स्टोरी फिर फ्रंट लाइन को भेजी। उसके पहले वो आखिरी उस दौर के आखिरी स्टोरी, उसमें एक और भयानक चीज है। वो स्टोरी मधु त्रेहन का उस जमाने में एक वो निकलता था न्यूज ट्रैक नाम से। न्यूज ट्रैक के लिए हमने वीडियो शूट भी किया, न्यूज ट्रैक ने भी नहीं दिखाई, और वो चुनाव सिर पे थे लोकसभा के, और वो उस लोकसभा की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती थी और हुई अंत में, लेकिन वो उन्होंने भी मना कर दिया, मना भी नहीं किया, टाइम गुजारा। अल्टीमेटली मैंने बीबीसी को लिखा और एन राम को लिखा। एन राम के ऑफिस से उनके संवाददाता जो यूपी आते रहते थे, मुझसे परिचित थे, उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके एन राम के कहने के बावजूद उसको रीचेक करने वो मथुरा नहीं आए। उसमें मथुरा का बड़ा प्रसंग था और उन्होंने मेरी बात और मेरे काम पर विश्वास करते हुए इस स्टोरी को हम लोगों ने क्योंकि अंग्रेजी में लिखना मुझे उस तरह से नहीं आता था, ड्राफ्ट उन्होंने किया, कंटेंट मैंने दी, और वो स्टोरी व्हेन द डेड केम बैक फ्रंट लाइन में छपी। फिर उसका कम से कम दर्जन भर रिसालों में अनुवाद हुआ पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक, और बीबीसी ने भी लिया, और नई दुनिया ने हिंदी में, रामशरण जोशी जी एक मशहूर पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने उसको हिंदी में अपने यहाँ छापा था, तो आरएसएस वालों ने उनके दफ्तर को हमला कर दिया था इंदौर में और कहाँ। तो काफी बड़ी स्टोरी उस सीजन की वो हुई, और द इंडिपेंडेंट वगैरह में विनोद मेहता वगैरह ने छापी थी। तो वो मेरे जीवन की अपने काम से जिसको आदमी खुश होता है वो उस तरह की स्टोरी थी। जाहिर है कि अपने ऑफिस से लड़ाई करके मैंने वो स्टोरी दूसरी जगह की थी, तो कोई नैतिकता मेरे पास नहीं रह जाती थी कि मैं उस ऑफिस में काम करता रहूं, तो मैं फिर वहां से विड्रॉ हो गया। तो ये जो आपकी संख्या है 27 की, वो 27 मेरी नहीं, सरकारी संख्या। हाँ भाई, आपकी कितनी थी? नहीं, हमारी नहीं थी, सरकारी थी। हम तो सरकारी जो थी वही बता रहे थे। तो जरा मुझे बता दिए कि उसको स्टोरी कैसे आपने की। वो स्टोरी ऐसा हुआ कि जब इन्होंने 62 की लिस्ट जारी की तो मैंने शंका की कि ये स्टोरी, ये बात गलत हो सकती है। उसमें संयोग से 3 नाम पहले यूपी के ही थे और तीनों मथुरा के थे। तो मैंने अपने ऑफिस अपने हिसाब से प्लान भेजा। ऑफिस से डांट पड़ी कि तुम्हारे पास पहले से ह्यूमन एंगल की 3-4 स्टोरीज हैं, वो तुमने अभी तक नहीं भेजी हैं, ये नई स्टोरी तुम ले आए। तो बिना संपादक की सहमति के आप चले गए थे? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। तो जाहिर है कि मैं उस स्टोरी को लेकर बहुत उत्तेजित था। आपको प्रायोरिटी तय करनी होती है। आपके पास 4 स्टोरी हैं, एक भिखारियों पर करनी है और एक मतलब पूरा चुनाव बदल सकती है और जिसमें बड़ा विस्फोट हो रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज आप कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप किसको प्रायोरिटी देंगे? भिखारी तो वही है, अगले दिन भी कर लेंगे, अगले हफ्ते भी कर लेंगे आप उन पे। तो मैं उस पर एम्फेसिस कर रहा था, लेकिन हमारा जो एडिटोरियल सेक्शन था वो मुझे भिखारियों पे भेज रहा था। तो मैंने विद्रोह किया और मैं अपने साधनों से उस स्टोरी पे गया और मैंने पाया कि वो पहले ही 3 नाम गलत थे, वो जिंदा थे। उसमें से एक आदमी को जिंदा हमने शूट भी किया, पकड़ा भी उसे, जिसके नाम पे चंदा हो गया था उसकी मूर्ति लगने का। एक बीजेपी के एमएलए के नेतृत्व में उसकी मूर्ति लगाने का उसके गांव में चंदा हो रहा था। उसे हमने जिंदा पकड़ा उसकी ट्यूबवेल से। कहाँ का मामला था? ये मथुरा का मामला था। पहला नाम उसका लाल सिंह, मुझे आज तक याद है। लाल सिंह को हमने जीवित पकड़ा, जो पहले लिस्ट का पहला नाम नकली झूठा निकला। और उसमें ज्यादातर ऐसा था कि साधुओं के नाम डाल दिए गए थे लिस्ट में, जो जनरली घूमते घामते रहते हैं। और ये साधु खुद भी अहमदाबाद गया हुआ था उन दिनों, गुजरात में जो तीर्थ स्थल है अपना बहुत प्रसिद्ध मंदिर, वो वहां की यात्रा पे गया हुआ था। उसको उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो इसमें ये ज्यादा उत्साह दिखाने में और ये प्रूव करने में कि मुलायम सिंह ने सचमुच में सैकड़ों हजारों लोगों को मारा, ये सिद्ध करने के चक्कर में विश्व हिंदू परिषद ने ये गलती की थी। लेकिन हमारा प्रश्न दूसरा है। हम ये जानना चाहते हैं कि संतोष भारती ने 7.5 लाख रुपए ले लिया, जबकि इंडिया टुडे ने उसका पैसा खुद ले लिया या इंडिया टुडे को दिलवाया?
नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं कि इंडिया तो टुडे में कोई बिना पैसा ले क्यों लिया कि क्यों क्या किया। क्यों रिजिड क्यों थे आपके रिपोर्टर पर? भाई मैं उनके एडिटोरियल फैसले पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन कोई पैसा उन्होंने लिया हो ऐसी मेरी एक जानकारी पत्रकार हैं आप, बचकानी बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी स्टोरी जो आपने ब्रेक किया था, हाँ। वो प्रभु चावला ने आपको डांटा और हड़काया, बेइज्जत किया, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी आप ट्रेनी थे। ऐसी स्थिति में आपने परखने की कोशिश नहीं की इसके पीछे षड्यंत्र क्या हो सकता है? देखिए, स्पेकुलेट इसके पैसे की डील नहीं हुई। नहीं, स्पेकुलेट कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे पास जानकारी तो होनी चाहिए पैसे की डील बहुत की। सी कल्पना तो हम करते हैं ना। नहीं, तो कल्पना पत्रकार को नहीं करनी चाहिए। पत्रकार को तथ्यों के आधार पर ही कल्पना भी करनी चाहिए। अच्छा। ऐसी बातें जिसका मेरे पास कोई आधार नहीं है और मैं कह दूं अरे कि उन्होंने शक तो है। शक का कोई बेसिस भी नहीं है। हाँ, नहीं कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने कर दिया? उसकी आप खुद ही मान रहे हैं कि अयोध्या का सवाल बड़ा था। देखिए, उसमें विचारधारात्मकता हो सकती है, लेकिन उसमें कोई पैसे की डील हुई हो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं किसी पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता। तो फ्रंट लाइन में चले गए आप। नहीं, फिर मैं उस स्टोरी को चाहता था कि वो हो। जैसे वीर बहादुर वाली स्टोरी भी मैंने छपवाई थी। वीर बहादुर वाली स्टोरी आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये पहली बार आप जान रहे हैं। वीर बहादुर वाली स्टोरी जनसत्ता में छपी और राजकेश्वर के नाम से छपी, जो बाद में पत्रकार बने, चौथी दुनिया में भी रहे और सूचना आयुक्त होकर अभी रिटायर हुए हैं। क्या स्टोरी? राजकेश्वर के नाम से वो स्टोरी वीर बहादुर जी के खिलाफ छपी थी। क्या स्टोरी थी? कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज वगैरह मुख्यमंत्री रहते हुए वो की थी गलत तरीकों से, उस पर थी। इससे अलग हट करके थोड़ा बातचीत करते हैं। वीर बहादुर तक का आपने देखा, शुरू से देखा, नरेंद्र तिवारी और जी, आज वीर तक का बहादुर योगी जी, को देख रहे मुलायम हैं, सिंह जी को, सबको देख आज योगी तक देख रहे हैं। जी। इनमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है? देखिए, अब भ्रष्ट के परिमाण जब से आपका उदारवाद प्रमाण नहीं है। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। भ्रष्टाचार के परिमाण उदारवाद के आने के बाद से बहुत व्यापक, बहुत विशाल हो गए। अब कहा जाता है कि जो राज्यों के राजनेता हैं ये सब हजारों करोड़ के उसके मालिक हैं, और अब इसको कहे जाने के पीछे तर्क है और तथ्य भी हैं। पहले स्पेकुलेशन था, अब तथ्य हैं। ईडी वगैरह की जांच में जो प्रॉपर्टीज निकल रही सैकड़ों करोड़ की लोगों की हैं, जिनको ईडी वगैरह रखती हैं टारगेट पर, वो सैकड़ों करोड़ की आ रही हैं। तो अब और दूसरे अब जो काम धंधे हैं वो भी अब सैकड़ों हजारों करोड़ के हैं। पत्रकार कितना कमा रहा है? पत्रकारों के ऊपर यह है कि जो पत्रकार इस धंधे वंधे में हैं, होशियार हैं, आज के जमाने के लिहाज से आप कह सकते हैं, उनमें से कई लोग प्लॉट वॉट ले लेते हैं, फ्लैट वेट ले लेते हैं, कुछ लोग कैश भी कमा लेते हैं, पत्रकार भी कमा ले रहे हैं आजकल। ये तो उदारीकरण के बाद तो सभी लोग। 40 साल में पत्रकारों के चरित्र में क्या फर्क आया? वही खत्म हो गई पत्रकारिता। पत्रकार में चरित्र में क्या, अब कोई पत्रकारिता करता है? हर आदमी वो क्या करे भाई, इतने चैलेंजेस हैं कि वो आके तुरंत से उसको लगता है कि, जैसे चैलेंज तो मेरे सामने भी था, मैंने आपको कहा कि मुझे भी 2 पैसे कमाने थे अपने बच्चों के लिए और जिम्मेदारियों के लिए, लेकिन वेतन के तौर पे कमाने थे उस जमाने में, ये था। और जो प्रशिक्षण जहां से भी मिला उसमें कहीं न साहू जी ऐसे थे, न वीरेन ढंग वाले हमें मिले भी। तो ये भी तो सोचो कि हमें कितने आदर्श, स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, स्कूलिंग इतने बड़े लोगों की हुई। जो समय हमने बर्बाद भी किया तो उसमें मेरे साथ अनिल शुक्ला जैसे थे, जिनके और 10 चीजों को हम कह सकते हैं नकार, लेकिन इस मामले में पैसा वैसा लेने की बात कोई करता भी नहीं था। कोई करता तो उसको पीट दिया जाता था। ये था जीवन में गुस्सा। बिल्कुल अनिल शुक्ला के लिए भी कह सकता हूं, और उस जमाने में जैसे रामकृपाल जी थे, नकवी जी, ये सब कोई ऐसी बात न मैं इनसे कर सकता था, न ये मुझसे करते थे, न कोई इनसे करता था। अधिकतम शराब नहीं, शराब अपने पैसे से पीने में, खाना खाना, शराब पीना, या शराब एक खाने में से, मैं तो उसे फूड हैबिट्स में लेता हूं। अगर आप शराब पी के किसी के लिए खबर लिखते हैं तब आप निश्चित तौर पर अपराधी हो जाते हैं, या आप उससे प्लॉट लेते हैं, या आप उससे फ्लैट लेते हैं, या कोई भी मतलब तनख्वाह के अतिरिक्त अगर आप किसी से कुछ लेते हैं। हम लोग के समय में ये सब तो हमारे तो दिमाग में कभी आया भी नहीं। जो खबर आती थी, अगर खबर आई, जैसे खबर करने के लिए नौकरी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन खबर तो करते थे। जैसे खबर चौथी दुनिया से हमने एक तरह से अंदर से विद्रोह करके राजकेश्वर के नाम से वो खबर लिखी और जनसत्ता में छपी, उसी समय जब हम चौथी दुनिया में नौकरी कर रहे थे। पता लग जाता तो हम चौथी दुनिया से उसी समय निकाल दिए गए होते, लेकिन खबर को लेकर जिद होती थी, ये था। सामान्य तौर पर पत्रकार बहुत जो दलाली पे आमादा होता है बहुत ज्यादा मालदार हो जाता है। आप भी बहुत मालदार हो गए, लेकिन
दिशा अलग थी, आप परिश्रम पर आ गए और नए तरीके से सीएनजी पर नहीं काम बस करना शुरू कर कारोबारी हो गए। दिया। कारोबारी हो गए। हम बताते हैं उसके लिए, हमारा छोटा भाई रूस में है, पढ़ाई लिखाई से गया, मेरिट से गया, और उसको वहाँ फेलोशिप मिली, उसने वो किया काम। उस जमाने में अनुवाद के काम करता था भारतीय कंपनियों के लिए, वहाँ चूंकि रूसी भाषा ही चलती है, तो वो काम करते करते उसको एक बिजनेस का तजर्बा हो गया। जिनके कागजों का अनुवाद वो करता था, सालों साल उसने किया, तो उसको समझ में आया कि ये बिजनेस है, इसे हम भी कर सकते हैं। उसने हमसे बात की, हम उसके बड़े भाई थे, कि क्या आप कुछ समय अपनी पत्रकारिता को विराम देके मेरे काम में मुझे सहयोग कर सकते हैं। तो मैं मॉस्को गया 90 में, हम लोगों में लंबी बात हुई फोन पर, और अन्य तरह से हम लोग 2-3 साल तक बात करते रहे, चूंकि हम लोग बहुत छोटे बैकग्राउंड से आए थे। बिजनेस हमारे लिए बहुत भारी भरकम शब्द होता था, साहस नहीं था, कोई हमारे पास पूंजी नहीं थी। उसने तो कुछ वहां काम करके विदेश में रह के अर्न भी कर ली थी, मेरे पास तो जीरो था, तनख्वाह से क्या बचता है, वही खर्चा चलाना मुश्किल होता है। तो एक बड़ा रिस्क था कि आप ये सब छोड़ के इस पे आइए। वो किया गया, उसमें बहुत संघर्ष हुए, उसके वृतांत में नहीं जाऊंगा, लेकिन समहाउ हम लोग उसे कर ले गए, और एक ब्रेड एंड बटर का हम लोगों ने जरिया अपने लिए, हमारी परिवार में परिवर्तन के लिए आप कह सकते हैं तैयार हो गया। लेकिन वो जो भी शिकार मेहनत से काम है, वो पत्रकारिता के को बेच के नहीं हुआ, वो एक अलग काम था, पत्रकारिता छोड़ के उस दौरान हुआ। उस जमाने जब हम वो कर रहे थे तो पत्रकारिता नहीं की, तब व्यापार किया, व्यापार में कंपनी बनाई, कंपनी रजिस्टर कराई, प्रोडक्शन कराए, फिर कंपनी की फैक्ट्री लगाई, अब ये सब बहुत सारी चीजें की। उससे हमने कुछ 2 पैसे मान लीजिए हमारे पास आ गए, तो वो मेहनत से आए, वो दूसरी तरह की मेहनत थी, लेकिन वो किसी दलाली से या किसी खबर को बेच के पैसा लेके ऐसा न सोचा, न किया, न हुआ। लेकिन पत्रकारों के जो बड़े पत्रकार थे, संतोष जौहरती जैसे लोग, उन पर आपको पंजा मारना शुरू कर दिया। देखो इन सब बातों पे मैं निजी बातें हैं, अच्छा। मैं इन पे नहीं जाऊँ। पत्रकारिता अब समाप्त है आपके हिसाब से? देखिए हमारे समय में चुनौती जो है, नए नौजवान पत्रकार जो IIMC और दूसरी जगहों पे बहुत पैसा खर्च करके पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनके लिए जमाना बहुत टफ है, बहुत। अगर घर से बैकग्राउंड की हेल्प नहीं है तो उनके लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, और नौकरी मिल जाए तो फिर नौकरी में संपादक को या मालिक को रजिस्ट कर पाना असंभव है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी खत्म हो चुकी है। पहले इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी होती थी, पैसा मुरारका ने लगा दिया था, लेकिन चौथी दुनिया में क्या छपेगा, क्या ये है, रोकने में पसीना निकल जाता था, इतना आसान नहीं था। हमारे संपादक गण जो मन में आता था या जो खबरें आती थी संवाददाता की, चाहे जितनी ललकारने वाली हो, लगाते थे। मेरी ही ऐसी ऐसी खबरें लगाई हैं कि आप क्या बात करेंगे। चौथी दुनिया में मेरी जो खबरें छपी हैं, बहुत सारी मेरी खबरें ऐसी हैं जो किसी दूसरे अखबार में असंभव होती नहीं हो। लेकिन इस बात से याद है, जो नई IIMC बन रहे हैं, दूसरे हर कॉलेज में पत्रकारिता का क्लासेस शुरू हो गई हैं, धंधा हो गया, वो धंधा पत्रकारिता पढ़ाना पैदा कर रहे हैं। हाँ, पत्रकारिता पढ़ाना चूंकि धंधा हो गया है, उसमें वो आदर्श नहीं है कि आंसू निकल जाए आपके जिक्र आने पर। तो जब वो आदर्श नहीं बचा तो उसमें तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जाएगा तो पैसा लाएगा। तो ये उगाही का एक बड़ा दुष्चक्र, दुर्विसंधि। पत्रकारिता भी जैसे ब्यूरोक्रेसी अपराध में शामिल है, राजनीति अपराध में शामिल है, पत्रकारिता भी अब इस अपराध में शामिल है कि गरीब लोगों को लूट लो। आम आदमी कहाँ है केवल बर्बाद होने के लिए? आम आदमी तो सिर्फ ट्रेनों में धक्के खा के, देखा नहीं, फोटोज देखते हैं ना, जनरल क्लास में किस तरह से रहता है, पैदल चल के बंबई और गुजरात से बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश लौटने के लिए अभिशप्त है। और इस बर्बादी के लिए इसके योगदान, बहुत बड़ा योगदान है पत्रकार। एक खंबा होने के नाते पूरा योगदान है। हमने भी तो सब प्लॉट और वो सब फ्लैट ले लिए। जो विकास के नाम पे आपने क्या लखनऊ को किया, पुराने लखनऊ की जगह एक नए भूखंड को किसानों से लूटा सस्ती दर पर, विकास के नाम पर, और फिर अफसरों ने, पत्रकारों ने और हैसियतदारों ने बांट लिया। एक नया शहर गोमती नगर बस गया, क्या है, सब करोड़पति हो गए, सब अफसर, सब पत्रकार, जिसको प्लाट वहां मिला सब करोड़पति हो गए। ये किस उद्यम से करोड़पति हो गए, कौन सा इन्होंने खोज की है? तो ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जो निकला, यहाँ तक बर्बादी लगा दी उसने यहाँ पर। या 96 के बाद से हम ज्यादा जब पैसा वेतन माना है, उसके बाद हम बीमार, उदारीकरण के साथ साथ ये सब बीमारी इस देश में आई है, और इन्होंने इस देश को ही लूटा है, देश के संसाधनों को लूटा है, गरीब लोगों के
जमीनों, जहाँ जमीन लूट सकते थे जमीन लूटा है, जहाँ कोयला लूट सकते थे कोयला लूटा है, जहाँ बॉक्साइट लूट सकते थे बॉक्साइट लूटा है, जहाँ कुछ और लूटने को मिलेगा वो और लूटेंगे। और ये लुटेरों का बंटवारा है और मारा जाएगा वो जो कमजोर होगा। नहीं, कमजोर ही मार के होता है ये, जो जहां कमजोर मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके छत्तीसगढ़ में आदिवासी मारा जा रहा है, यहाँ किसान मारा जा रहा है, कहीं और किसान मारा जाएगा। जमीन तो किसान के पास है, सब जगह कथित विकास के नाम पे उससे छीन ली जाएगी। कहीं उसको मुआवजा मिलेगा, कहीं मुआवजे में वो लड़ता रहेगा पूरे पूरे जीवन। अभी तक ग्रेटर नोएडा वगैरह में लाखों किसानों का तय किया हुआ 30-40 साल से नहीं मिला है। 30-40 साल से मुआवजा जो तय करके जमीन उनकी छीन ली गई, जिसपे अट्टालिकाएं खड़ी हो गई, अभी तक मुआवजा उनको पूरा नहीं मिला। तो इंडिया टुडे के बाद जो आपने छोड़ा 22-23 साल तक बाद आप फिर पत्रकारिता में आए? नहीं, 23 साल नहीं, बीच बीच में ऐसा नहीं था, क्योंकि पत्रकारिता का कीड़ा भी एक होता है, तो चुल्लू होती है। तो बीच बीच में कहीं कहीं फ्रंट लाइन वगैरह में कभी कभार कुछ होता था मेरे पास, तो मैं लिखता पढ़ता भी रहता था। शौकिया हुआ, शौकिया व्यवसाय नहीं। लेकिन फिर मैंने अपनी पैसे से एक पत्रिका निकाली समकाल नाम की 2011-12 में, और एक प्रयोग करके कोशिश की। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अनुभव की कमी किसी पत्रिका को निकाल के सफल करने की, और अन्य कारणों से 1.5 साल बाद हम असफल रहे। उसको निकाला हमने 1.5 साल, लेकिन असफल रहे और फिर आगे नहीं कंटिन्यू कर सके। फिर उसके बाद अब 18 में ये हमने दूसरा उपक्रम किया satyandhi.com करके। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। ये कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि मुझसे काफ़ी काबिल लोग इसमें चूंकि हैं, तो ये उपक्रम अभी चल रहा है। ये ट्रस्ट के तौर पे चल रहा है? नहीं, ये एक कंपनी है जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं कई लोगों ने, और ये कंपनी जो है, कंपनी कानून का जो हमारे देश में कायदे कानून है उसका पालन करते हुए अपना काम कर रही है। तो ये पत्रकारिता का एक सांगठनिक चरित्र बना दिया, जो कि रवीश है, ध्रुव या मनीष वगैरह लोग नहीं कर पाए। नहीं, उन लोगों ने, वो इंडिविजुअली कर सकते थे तो उन्होंने इंडिविजुअली किया। हमें लगता था कि हम अकेले नहीं कर सकते, तो हमने एक लोगों से बातचीत करके बहुत लोगों को जोड़ के किया। बेहतर यही है? बेहतर है या बदतर है तो पता नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि पत्रकारिता जो हमने अपने का दौर में सीखी थी, उसके जो नियम कायदे हमें समझ में आए थे, जो उसकी नैतिकता का बोध हमारे भीतर है, हमारे जैसे जिन लोगों के भीतर है, उसको जिंदा रखने की कोशिश की जाए। सफल या असफल क्या होंगे ये भविष्य जाने। आर्थिक ढांचा क्या है? आर्थिक ढांचा कुछ नहीं है अभी। नो प्रॉफिट नो लॉस पे पिछले साल शायद आ पाए हैं। लेकिन जो अपनी कमाई से ही अब खा पी रहे हैं सारे लोग। हाँ, अब हम खर्चा निकाल ले रहे हैं। अपना निकाल। भविष्य इसका क्या होगा पता नहीं, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ के हाथ में नहीं है। जिस तकनीक पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ये है, कल होगी कि नहीं हमें नहीं पता। कुछ और आ जाएगी, इसमें कोई और चैलेंज आ जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन रोटी जो बनाई है उसको खाएंगे तो हम ही। नहीं, रोटी बनाई है, मान लीजिए तकनीक खत्म हो जाएगी तो हम रोटी क्या उसमें आएगी भाई? क्या हो सकता है वैसे भविष्य में? अब तो स्वप्नदर्शी है। नहीं, कम्युनिकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट है रिसर्च का इस समय, सबसे ज्यादा है एक्चुअली। करीब 44% सारी रिसर्च जितनी दुनिया में हर चीज में हो रही है। अकेले तौर पर हेल्थ का बहुत ज्यादा है, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का टोटल मिला के 44% करीब कम्युनिकेशन में है। तो इससे जो है नए प्रोडक्ट्स आएंगे ही आएंगे, नई सर्विसेज आएंगी ही आएंगी, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे ही आएंगे। वो कब किस फॉर्म में आते हैं, टेक्नोलॉजी किस फॉर्म में इतनी इवॉल्व होती जा रही है, फोन में इतनी चीजें हो गई, हर 6 महीने में आप देखते हैं कितनी चीजें हो जाती हैं। हर साल एप्पल वगैरह के 2-2 बार नए संस्करण आ रहे हैं जिसमें नई नई चीजें आ रही हैं। अब बैंक इसी में है, बीमा इसी में है, जिंदगी इसी में है, आपका स्वास्थ्य इसी में है। आपका बीमार है तो आपके हृदय गति ये बताता है, तमाम टेस्ट कर लेता है ये। अब ये तो सब चीजों अखबार का जवाब बन के आया था टीवी और ये दोनों बीच में अगर देखा जाए तो सब बर्बाद कौन हो रहा है? देखिए, वो सब चीजें जो पीछे छूटती जा रही हैं, नई जगह नई चीज उनको रिप्लेस करती है। टीवी आया, उसने अखबार और मीडिया के उस पुराने फॉर्म को रिप्लेस किया। अखबार रहे लेकिन वो मरते रहे, धीरे धीरे मर रहे हैं, धीमी मौत मर रहे हैं। अखबारों की आदत है। सोशल मीडिया ही आ गया है, जाहिर है। पहले टीवी आ गया, न्यूज का लीडर टीवी हो गया, अब टीवी को चुनौती दे रहा है सोशल मीडिया। हमें नहीं मालूम कि आगे कल क्या होने वाला है। लेकिन अगर सकारात्मक पत्रकारिता के तौर पर देखा जाए, जुझारू पत्रकारिता के तौर पर देखा जाए, जो सोशल मीडिया का योगदान बहुत कम है।
किस रूप में आप कह रहे हैं? सोशल मीडिया में सोशल अफवाहों के मीडिया, तौर पे सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया टीवी का 10,000 गुना ज्यादा कंटेंट जनरेट कर रहा है। ये आपसे किसने कहा कि अब टीवी भी कहीं है ही नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारी जगहों पर है ना। सोशल मीडिया गाने की इंडस्ट्री देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, खबर भी देख रहा है। हम सिर्फ खबर की बात करते हैं और खबर से ही सोच लेते हैं कि दुनिया यहाँ खत्म है। ऐसा नहीं है भाई। खबर बहुत छोटा सा हिस्सा है इस पूरे काम का, बहुत छोटा सा। वो एक पवन सिंह गाना गाता है, 100 मिलियन चला जाता है। 100 मिलियन। मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता खत्म यानी होकर के 100 मनोरंजन पे आ मिलियन गए। नहीं, गाने तब भी बनते थे। गाने आप जब इतना बड़ा तवा सुनते थे तब भी तो गाना बजता था। केएल सहगल और उनको सबको आपने किस पे सुना है? फिर उसके बाद छोटा बक्सा आया, इतना बड़ा सा वो अपना लेके घूमते थे, उसमें वो कैसेट लगाते थे। फिर कैसेट गया, चिप आ गई है उसके बाद। तो अब धीरे धीरे ये तो टेक्नोलॉजी विकास करते करते चीजों को बहुत हैंडी करती जा रही है। बड़े बड़े डब्बे छोटे होते जा रहे हैं। जहां से आप आगे बढ़े, कादीपुर से, सुल्तानपुर से चले गए दिल्ली, दिल्ली से वापस आप कादीपुर चले आए हैं। ये टेक्नोलॉजी ने आपको वहां पहुंचाया है, ये इच्छा थी या मजबूरी? ऐसा हुआ कि देखो, बेसिक काम रोटी रोजी का हो गया। दूसरी पीढ़ी हमारी, जो कि मैंने कहा जल्दी शादी हो गई थी तो बेटा जल्दी बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां जल्दी उसने ले ली। बेटियों की शादी हो गई, वो अपने घर चले गए। जिम्मेदारियां मेरी उस तरह से जो थी सामाजिक और दूसरी कम हो गई। पति पत्नी दोनों कोविड के दौर में जब बंद किया गया शहरों को, तो नोएडा में थे और कॉलोनी बंद कर दी गई, सैर भी नहीं कर सकते थे, अपने घर से भी नहीं निकल। 3 दिन तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल, चूंकि पता चलता था फ्लैट नंबर फलाने से लाश जा रही है, फलाने अभी अभी अस्पताल गए हैं, बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था। तो हम लोग एकदम बहुत ही अजीब सी महसूस करते हुए पति पत्नी चले आए वहां से गांव। क्योंकि गांव से फोन पर पता लग रहा था कि यहाँ अभी सामान्य है, चूंकि लोग दूर दूर रहते हैं, उतना टच नहीं है और उस तरह की बंदिशें नहीं है। तो गांव आए तो गांव में उस दौरान शहरों से भयावह खबरें आ रही थी और गांव में चैन था। आर्थिक जिम्मेदारियां, जैसे मैंने कहा कि अगली पीढ़ी पे ट्रांसफर मैं कर चुका हूं, तो एक फैसला लिया कि अब हो गया भाई, हमारे हिस्से का हम जितने काबिल थे उतना कर चुके हैं। अब हम यहाँ रह के जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करते रहेंगे। इंटरनेट चीज़ों को धीरे धीरे सबके लिए एक्सेसिबल बना रहा है। अभी कठिनाई है गांव में, बहुत बार इंटरनेट वहाँ गायब हो जाता है, बहुत बार उसमें स्पीड वगैरह नहीं होती। लेकिन अब इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब ये भी बात हो रही है कि ये जो एक्स का मालिक है एलन मस्क, वो सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाला है भारत के बाजार में। तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। अब जो भी प्रयास है सत्यहिंदी.com के तौर पर, ये अल्टीमेटली है तो अपनी बात को कहने के साथ साथ भोजन का नहीं है। हाँ। ये भोजन का इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। इसमें जिन लोगों ने भी समावेश किया है सब बहुत बड़े बड़े पत्रकार रहे हैं अपने जीवन भर, और सबने सबके मन में सिर्फ यही इच्छा थी कि पत्रकारिता के वर्तमान हालत से बेचैनी थी सब में। एक सामूहिक बेचैनी ने इस प्रोडक्ट को जन्म दिया है। इससे कोई कमाना नहीं चाहता। अगर इससे कुछ कमाई हो जाती तो इससे इनकार नहीं है, लेकिन कमाने के लिए शुरू ऐसा कोई दबाव आया है अभी तक या बौछार आई है कि वो कुछ आर्थिक लाभ आपको एंड्यू मिल जाए? नहीं, ऐसी बात भी नहीं होती। जब मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह, तो सब लोग इसको और विकसित करने और इसमें जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा रेगुलेट करने की बातें होती हैं। क्योंकि इसमें वही जिन पर आज कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग इस काम को बहुत मतलब गंभीरता नहीं लेने दे रहे हैं और हल्का कर दे रहे हैं, झूठ और गलत चीज़ें प्रयोग में कर रहे हैं। उससे सबसे चिंता है। लेकिन बाकी तो यह है कि ये बढ़ना चाहिए और लोग आए, बहुत सारे लोग आए हैं, स्वागत का विषय है। क्योंकि बहुत सारे लोगों आने से इसका एक स्वर बना है और ये स्वर बड़ा हो निरंतर। लेकिन उसके चलते पत्रकारों की एक भीड़ जो भयानक रूप से जॉम्बीज के तरीके से पैदा हो गई है और पत्रकारिता के मूल्यों से बिल्कुल अलग हट गई है, उसको वापस लाने की कोई तरीका आपके पास है? नहीं, उसका तरीका ये है कि आपको जो पता है, जितना आपकी शिक्षा दीक्षा इस मामले में हुई है, आप उससे इधर उधर न हो। क्या करे पत्रकार? वो अपना काम ठीक से करें, धीरे धीरे आप स्थापित होंगे। आपको देख के दूसरों को ठीक होना होगा।
दूसरे को दिख रहा है कि ब्रेड मक्खन खा रहा देखिए है। ब्रेड बटर की आप जैसे देश में जिसमें बहुत कठिनाइयां हैं, बेरोजगारी पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पूरी नौजवान पीढ़ी की कर्तव्य विमूढ़ है, आंदोलन करने पर लाठी खा रही है, उसे आप इस अपने मोबाइल फ़ोन से रील बनाने से रोकें, ये तो संभव नहीं है। या उसे अपना यूट्यूब चैनल बना के न्यूज़ वर्दी बनने से रोकें, वो भी ठीक नहीं है। तो ये सब विस्फोट होगा। ये टेक्नोलॉजी में सन्निध है। इसमें हमारा या किसी का कोई रोल नहीं है। कि जिसने टेक्नोलॉजी पैदा की उसने ये अवसर दिए हैं, वो अवसर के अलावा अपना काम भी कर रहा है। लेकिन साहस भी तो वहां, तो जैसे राकेश पाठक ने बताया जी। आज ही कार्यक्रम में जी। उन्होंने बताया कि पहले सन 22 में उनके ऊपर मुकदमा लगा और 2 साल की सजा दी गई उनको देशद्रोह की। जी। इस तरीके के साहस किसी पत्रकार के ऊपर, कोई भी गांधी बन पैदा हो जा रहा है पत्रकारिता में। लेकिन बाद में इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट वगैरह में करेक्शंस हुए हैं और करेक्शन हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारे देश में, हमारे जैसे देशों में ये सब करेक्शन होने में बहुत वक्त लग जाता है। इसमें कई बार बहुतों का बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी फैसले होते हैं। कई बार बहुत खराब फैसले भी होते हैं। पीएमएलए पे एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का लोगों को जिंदगी बर्बाद करने के लिए था, लेकिन बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट भी किया, और अब तमाम जजेस जो हैं उन्होंने उसमें इतनी बैरिकेटिंग की है कि अब उतना आसान ईडी के लिए नहीं रह गया है। तो ये लोकतंत्र में संघर्ष चलता रहेगा। जो स्वार्थ हैं वो अपना काम करते रहेंगे, और जो इन स्वार्थों के विरुद्ध हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो संघर्ष जारी है और ये जारी रहेगा। न्यायपालिका को आप क्लीन चिट दे रहे हैं या नहीं, कोई संभावनाएं खोज रहे हैं? कोई क्लीन चिट न अपने को दे रहे हैं, न न्यायपालिका, न किसी पालिका को। पूरे हमारे सिस्टम में, पूरे हमारे समाज में सड़ांध है, बहुत भारी विकृतियां हैं। चूंकि उस पर जाएंगे तो ये विषय आपका इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी ये कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत खामियां हैं, सबको बेहद सुधार की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले हम जिस पेशे में हैं हमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। किसी को कुछ कहने से पहले, एक उंगली उठाने से पहले 3 हमारी तरफ जो आ रही हैं उसका उत्तर हम आपको देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं जिस पेशे में हम हैं, पहले इसमें हम जो कर सकें वो कोशिश करें कि एक मॉडल अपने काम से पैदा करें, फिर दूसरों से कहें कि भाई देखो हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी हम जिंदा है, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो यार। या गलत को नहीं कोई मान रहा, न माने तो हम उस गलत को गलत कहते हुए अपना कार्यक्रम चलाते रहें। धीरे धीरे लोग शिक्षित होंगे, नहीं होंगे तो न हो, हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने जो सीखा वो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीवन का सार है आपका? इतने महान हम नहीं है भाई कि हम सार वार दें, इसलिए ये सब बातें तो अकल्पनीय है। साधारण लोग हैं, साधारण बातें अपने कर जीवन रहे को कैसा देख रहे हैं आप? सिर्फ इतना जैसे राजकेश्वर हमारे बहुत समय के दोस्त हैं, कई बार वो निराशा की बात करते हैं कई इशू पर, तो मेरा उनका जो मतभिन्नता है और बाद में उस मेरी राय से वो सहमत हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपने ग्रेजुएशन के जमाने के क्लासमेट्स की लिस्ट निकालो, अपनी जिंदगी से उनकी जिंदगी का मिलान करो, तो तुम पाओगे तुम तो मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतर कंडीशन में हो, और तुम उनमें से ज्यादातर लोग तो अब किस कठिनाई में होंगे और कितने उसमें होंगे तुम्हारी समझ में आएगा। तो तुम उस देश के नागरिक हो जिसमें तुम्हारे साथ अगर 70 बच्चे पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, तो उसमें से 56 या 60 या 65 बहुत ही कठिनाइयों में है, और तुम बहुत ही अच्छे हाल में हो। इसके बावजूद तुम अगर अपने को इस या उस परेशानी से अपने को कोस रहे हो, तो फिर भाई तुम्हारा इलाज नहीं है। ये तो सोचो कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हम उस तुलना में हमारे जो दूसरे नागरिक हमारे आसपास हैं वो कितनी कठिनाइयों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नजरिया बहुत जरूरी है बदलना। तो अगर हम अपनी कठिनाइयों को सबसे बड़ा करके अपना छाती पीटना शुरू करेंगे तो इसका अंत नहीं है। जो हमें चारों तरफ देखना पड़ेगा, अपना परिवेश हमारा कहाँ है। 65 साल हो चुका आपको, जीवन के बारे में अपना निर्णायक तत्व क्या है आपका? कुछ नहीं, अब स्वास्थ्य पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तो युवावस्था में बहुत लापरवाहियां की हैं। लेकिन वृद्धावस्था में तो नहीं लग रहा, आप तो बिल्कुल जवान मैं वृद्ध की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंग तो वृद्ध हो रहे हैं ना, चेहरे, और उससे नहीं होता। मान लो आप ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते तो चेहरे पे पीलापन रहता है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन अंग तो आपका गुर्दा, आपका दिल, आपका लीवर। दिल पे आ जाएगी। दिल के बारे में कोई आपकी राय? दिल के बारे में ये है कि दिल बेचारा उसमें वो जमा होने लगता है उसकी बात पॉलिटिकल बात मत कीजिए, मेडिकल पे मत बात कीजिए। दिल को दिल के तौर पे बताइए, कोई इश्क किया? दिल देखो उसमें क्या नाम,
चमड़ी और चमड़ी के बाद मांस, मांस के नीचे है, इतना छुपाया हुआ है, ऐसी बातें क्यों बाहर ला रहे हो यार? तो मतलब कुछ गफलत है अंदर। नहीं, गफलत क्या, इंसान है, इंसान में जो गफलत होती है वो इंसान में होती ही है। आप सीपीएम में रहे हैं, CPM सीपीआई में। से टूटा हुआ अलग है सीपीएम। जी जी। सीपीएम वाले जितने लोग हैं ठीक ठाक आर्थिक रूप से चले गए हैं, कहाँ जबकि कौन सीपीआई के लोग बहुत कहाँ कौन चले गए हैं भाई? जो सीपीएम में काम कर रहे हैं बेचारे, किसी से मिलिए आप, उनके सांसदों वगैरह से कभी मिले आप, तो आप देखते हैं कि, या उनके विधायकों से मिल लीजिए। अब तो खैर उत्तर प्रदेश में तो कोई है भी नहीं। नहीं, मैं तो आपको देख रहा हूँ भाई, शीतल पी सिंह है, शीतल बड़े पी सिंह हैसियत सीपीएम हैं, में आईबी सिंह है, बड़े हैसियत हैं। भाई 80, 81, 82 में अगर कोई आदमी छात्र आंदोलन में था तो वो सीपीएम को उसके नाम से नहीं कहा जा सकता, या तो कंटिन्यू करते, अगर हम उसमें उस काम को कर रहे होते तब उनको बेचारों को गलत या सही बताते। 2-3 साल छात्र जीवन में बहुत सारे लोग लेफ्ट आंदोलन से प्रभावित रहते हैं, मैं भी रहा। 4 साल आप रहे गांव में अभी ताजा। हाँ, और कोविड के बाद 4 नहीं 3 तो हो रहा है। हाँ, आपका बचपन का 19-20 साल का पहला शीतल और आज का शीतल में क्या फर्क है? नहीं भाई, तब तो हम लॉन्ग जंप बहुत अच्छी लगाते थे, रेस बहुत अच्छी लगाते थे, हॉकी खेलते थे, शरीर में बिजली थी, हवा जैसे थे, हल्के भी थे बहुत। अब जो है शरीर उस तरह से वो न उस तरह से दौड़ सकता है, न उस तरह से लॉन्ग जंप कर सकता है, न अब वो सब चीज़ें सब खत्म है। तो अब तो ये होता है कि भाई खाना क्या खाया जाए, कितने बजे खा लिया जाए, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए इस उम्र में, क्या टेस्ट 3 महीने में कराना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रायोरिटी में आ गई हैं। तो उनसे सबसे फ़र्क है, दूसरे सामाजिक परिवेश में बिल्कुल अंतर आ गया है। पहले एक सामंतवादी ढांचा चला आ रहा था, उसमें बुजुर्गों की नई पीढ़ी में बहुत रिस्पेक्ट होती थी, सब एक दूसरे के उसको वो करते थे। वो सब चीज़ें कड़वी होती जा रही हैं, चूँकि आर्थिक संकट ने रिश्तों में बहुत कड़वाहट भर दी है, वहाँ भी बंटवारे हो गए हैं, चिड़चिड़ाहट जीवन में आ गई, खुशी गायब हो गई है। जो तुम शुरू से बात कर रहे थे कि अब हंसना, ये एक मतलब बहुत सारे चेहरों का पूरे महीने कैमरा लगा दीजिए तो दशमलव में पता लगेगा कि वो हंसे हो। ये आपने जो लिखा है घृणा और द्वेष की स्थिति, और लिखा है, हाँ, राजनीति ने इधर घृणा का इतना इंजेक्शन लगाया है कि वो एक अलग दुख का सबब है। बेवजह आदमी खिसियाया हुआ और कुंठित और नाराज है। एक तो खाने का ठिकाना नहीं है, जीने का मुश्किल। हाँ, और उस पर झगड़ा किए हुए दिमागी तौर पर, हर सवेरे ही फोन, सबके हाथ में आजकल फोन है, चाइनीज और ये सब, तो पता चला खोलते हुए मुसलमान से झगड़ा कर रहा है, जिस मुसलमान से उसके बाप दादा ने कभी झगड़ा नहीं किया। नहीं तो नंगा करके मार रहे हैं, बिजली करंट लगा रहे हैं। हाँ, कुछ बांग्लादेश में हो जा रहा है तो उसके वीडियो पर हमारे गांव में आदमी उत्तेजित हो जा रहा है। तकनीक ने ये सब जो नुकसान किए हैं वो बहुत भारी हैं। पूरे जीवन में सबसे अच्छी घटना कौन सी है आपकी? अच्छी घटना को किसे कहा जाए, अनेक हैं। जब एन राम के यहाँ भेजे हुए मेरे फैक्स के जवाब में वेंकटेश रामाकृष्णन का फोन आया, तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के जमाने की मेरे जैसे एक टटपुजिये के लिए बहुत बड़ी सूचना थी, क्योंकि एन राम नाम का शब्द जब हम लिखते हैं, हाँ, बस श्रद्धा से सर झुक जाता है। नहीं, मतलब लिखने में ही लगता है कि, और कि ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई जवाब आएगा। उस जमाने में फैक्स ही होता था। लेकिन जब उनके संवाददाता ने, जो मुझे जानता था, मैं भी उसे जानता था, उसने फ़ोन किया कि वो आ रहा है और मेरे साथ इस स्टोरी को करने चल रहा है, तो वो एक असाधारण पल था खुशी का। सबसे ज़्यादा हताशा और क्षोभ कब महसूस हुआ? हजारों बार, लाखों बार होता है। वो तो जीवन बहुत कठिन है हम सब लोगों का। विकासशील देशों में जो लोग पले बढ़े और पल बढ़ रहे हैं, उनके जीवन, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है शीतल। शीतल लड़की का भाव जैसा लगता था नाम सुन करके, क्या है? इस पर भी बता दे यार, ये भी एक जरूरी सवाल है। देखो भाई, बरेली से उधर, बरेली से लेके और लाहौर तक शीतल लड़कियों का नाम है। लाहौर में तो नहीं, लेकिन हाँ अमृतसर के सीमा तक, बरेली से लेके और इधर आपको झारखंड तक, इधर शीतला प्रसाद सिंह, शीतला प्रसाद तिवारी, शीतला प्रसाद पांडे, शीतला पांडे, ये सब आपको अनगिनत मिल जाएंगे। सब पुरुषों का नाम है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जो बताया जाता भाव के तौर पे, यहाँ देवी के तौर पे देखते हैं। मेरे मामले में तो मैं बता सकता हूँ। मुझसे एक बड़े भाई थे, 2.5 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। उस जमाने में इन इलाकों में उत्तर भारत के गरीबी के कारण चेचक बहुत होती थी,
हाँ। और चेचक को माता की बीमारी कहते थे। और जब ये बीमारी होती थी तो इन लोगों के पास इलाज की जगह देवी माँ का झाड़ फूंक करने लगते थे। मेरे पिता जबकि हेल्थ सर्विस में थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरे से बड़े भाई का झाड़ फूंक करना शुरू किया और 2.5 वर्ष की उम्र में उनको चेचक से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं पैदा हुआ, और तो जब मैं पैदा हुआ तो इतना डर था परिवार में कि बच्चे बहुत, उस जमाने में ऐसा ही होता था, 6, 7, 8 बच्चे होते थे, 2-4 की मौत हो जाती थी चेचक वेचक से, किसी को पोलियो हो जाता था। तो लोग बड़े डरे हुए इस इलाके में होते थे, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो भगवान के ऊपर ही निर्भर रहते थे, तो देवियों को अपने बच्चों को समर्पित करते थे। तो शीतला माता एक देवी है। और मेरे छोटे भाई का नाम भगवती प्रसाद है। भगवती प्रसाद भी पुरुषों के नाम है सबके, जबकि भगवती तो स्त्री के लिए है संबोधन। तो ये सब नाम देवियों को समर्पित करके बच्चे को बचाने की एक मतलब आप कह सकते हैं कोशिश होती थी, सामाजिक कोशिश, अज्ञान से जो पैदा होती है, धार्मिक अंधविश्वास से जो पैदा होती है। उस क्रम में मेरे जैसे असंख्य लोगों के नाम शीतला रखे गए होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। ये सिगरेट पीते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं कभी कभी? सिगरेट, सिगार, बीड़ी, शराब सब पिया है। हुक्का पीते हैं। शराब पी है। शराब के बारे में जो मुझे जानकारी है, एक पैग ही पीते हैं आप? नहीं, अब मैं पीता ही नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, मैं अतीत पे भी तो बात कर रहा हूँ ना। अतीत में मैं कब पीता था, नीट पीता था, और वो 2-3 के बाद मुझे ज्यादा चढ़ जाती थी, झगड़ा झंझट होता था, बहुत वाहियात। वही जानना चाहता था कि एक तो पैक ले लिया, दूसरा किसी ने बहुत किया तो थोड़ा डावाडोल हो गए, लेकिन तीसरे के बाद का हश्र होता था कि शीतल हिंसक हो जाते थे। क्या है पता नहीं, शरीर बहुत कमजोर था, मेरा वजन कम था, तो चढ़ ज्यादा जाती होगी, और मैं ये बीमारी थी कि नीट पी लेता था। वो घटना बता दीजिए। अब इसको अभी इतनी घटना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पूर्ण हिंदुस्तान की पत्रकारिता, उसकी कोई बात नहीं करूंगा। हिंदुस्तान की पत्रकारिता मूर्खताओं का भी अतीत है, मैं स्वीकार कोई बात कर रहा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जिस कोई बात नहीं, उस घटना के बारे में जिससे दैनिक जागरण का कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो कहने दीजिए, मुझे तो विपक्ष की तरह बोल रहे हैं यार, मुझे तो बोलने। इस घटना में जिसमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार का संपादक विनोद शुक्ला ने गुंडागर्दी की प्रेस क्लब में, यूपी प्रेस क्लब में, ये 89 की घटना थी या 90 की, और उसमें सुशीला रोहतगी गृह मंत्री के आखिरी थी, वो उन्होंने पुलिस बुलवाई, और आपके कहने पर, आपकी रिपोर्ट पर, वो वहाँ के पुलिस ने, चमन लाल और आरपी सिंह जो इंस्पेक्टर था, उसने विनोद शुक्ला को रात भर हवालात में रखा। इस घटना को आप ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं? इतना हल्का कैसे कर सकते हैं? देखिए, विनोद शुक्ला जी अब दुनिया में नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी बुराई हमारे साथ आज भी मौजूद है। नहीं, मैं उस पूरे दौर को अपने जीवन का, आपने वो पूछा नहीं तो मैं बता देता, अपने जीवन के उन 2-3 वर्षों को, जब गैर जिम्मेदार थे हम लोग, ये उस दौर की घटना है। मैं उसमें अपने लिए कोई शेख ही नहीं ढूंढता, और वो बहुत मूर्खतापूर्ण दौर था। बेहतर होता कि कुछ इसकी जगह और घटा होता, और मैं उसमें उस तरह से शामिल न होता। विनोद शुक्ला जी जीवित कम से कम आपके परिवार के लोग इसको सुने और अफसोस करें, ये मैं नहीं चाहता। इस घटना से आप यही तो देख सकते हैं कि इस घटना से मैं अपनी मूर्खता देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत किसने की? मैं बिल्कुल इस पे किसी को दोषी नहीं, मैं अपने आप के अलावा किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। ऐसा मुझे या किसी भी पत्रकार को इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो मेरा जो भी स्वरूप उस जमाने में था, 2 घटनाएं आज ही मुझे खुद अपने मन में निंदित कर। कोई बात नहीं, लेकिन जो आज इन्होंने वान खाड़े ने बताया, अशोक केरनेवाला ने, कि गडकरी ने के कहने पर कुछ लोगों को, पत्रकार को बुरी तरीके से पिटवा दिया। अरुण कुमार सिंह सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने घनश्याम पंकज को बुरी तरीके से नंगा करके मारा। ये उनकी करतूतों का भी तो खुलासा होना चाहिए। एक पत्रकार के तौर हम भी तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं कि हमसे क्या हुआ, गलती हुई थी। क्योंकि उन दोनों घटनाओं में मैं शामिल नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई संबंध तो नहीं। जिसमें थे वो बता दीजिए। शामिल हूँ उसमें मैं इसलिए 2 कारण से नहीं बता रहा हूँ। एक, मैं उसे अपने जीवन का काला संदर्भ समझता हूँ। दूसरे जिन सज्जन के बारे में बात है वो अब दुनिया में नहीं, उनके परिवार के लोग सुने, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये कम से कम मैं इतना तो संकोच कर ही सकता हूँ कि अब उनके परिवार को इससे दुखी न करूँ, इस तरह की किसी बात। तो ये है शीतल, झूठ बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, बड़ा पॉलिटिकल बातचीत करते हैं, लेकिन कुल मिला करके, चाहे वो चेचक की देवता के तौर पर हो, चाहे भाव के स्तर पे वो ठंडा कूल हो गए हों उम्र के इस पड़ाव पे, लेकिन एक अद्भुत व्यक्तित्व है शीतल।
तो अगली बार फिर एक दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती ली कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।